गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। आज है 9 नवंबर। प्रोग्राम का आगाज सवाल से नहीं बल्कि अशार से करेंगे। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कनात न कर आलमे रंगबू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनका आज 146वां यौम पैदाइश है। जब उनकी शख्सियत की बात करते हैं, बहुत सी जहती हैं उनकी शख्सियत की, लेकिन उस शख्सियत का शुमार उन शख्सियात में होता है जिन्होंने ज़माने पर अपने अनमिट नकूश छोड़े हैं। बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए, हम सब के लिए जिस तरह का आज़ाद वतन का तस्वुर और फिर उसके लिए जो तगोदो उन्होंने की, तो वह अल्लामा इकबाल के नाम के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। मुसलमानों को, तमाम इंसानों को उन्होंने किस तरह से आज़ादी का जज्बा उनके अंदर ज़िंदा रखा और किस तरह से उन्हें बताया कि नहीं, हम आज़ाद हो सकते हैं, आज़ादी का तस्वुर दिया, और कैसे अपने फ़लसफ़े से, कैसे अपनी शायरी से उन्होंने इंसानी सोच को बेदार रखा। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार किया है, आइए मिल के देखते हैं। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के बगैर 20वीं सदी के बुलंद पाया अदीबों, शायरों और सूफिया का तज़किरा अधूरा रह जाता है। उर्दू या फ़ारसी शायरी हो, कानून की कभी ना सुलझने वाली गुत्थियाँ हों, या तसव्वुफ़ की अनदेखी दुनिया, इकबाल से कुछ भी पोशीदा नहीं था। इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए किया और ओरिएंटल कॉलेज में मैक्लोड अरेबिक रीडर की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 1904 में इल्म मुआशियात पर बड़े सग़ीर की पहली किताब इल्मुल इक़्तिसाद लिखी। 1905 में आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए। जर्मनी से फ़लसफ़े में PhD करके वतन लौटे और कौम की डूबती कश्ती को किनारे लगाने का मिशन संभाल लिया। 1922 में राज बरतानिया ने उन्हें सर के खिताब से नवाजा। 1926 में इकबाल को पंजाब की मजलिस कानून साज के लिए चुना गया, जिससे उनकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से मोहब्बत और भी दो चंद हो गई। 1930 में इकबाल ही थे जिन्होंने खुतबा अलाहाबाद में जुदा गाना मुस्लिम रियासत का खाका वाज़े किया। शायरी में इसरार खुदी, रमूज बेखुदी, प्याम मशरिक, ज़बूर अजम, बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम जैसे शाहकार इकबाल के फ़िक्र और फ़न का मुंह बोलता सबूत हैं। अल्लामा इकबाल के अफ़कार और नज़रियात की रोशनी क़याम पाकिस्तान का सबब बनी। अब उनकी तालीमात पर अमल पैरा होकर ही वतन अजीज़ को हकीकी मायनों में इस्लामी और फलाही रियासत बनाया जा सकता है। इनाम अहमद, हम न्यूज़ लाहौर। प्रोग्राम के आगाज में चूंकि हम बात मौसम की करते हैं, तो सबीन जरा बताएं कि आज कहां पर हो रही है बारिश। आपको मौसम बताते हैं कि पाकिस्तान का मौसम कैसा रहेगा आज का। ओवरऑल अगर बात की जाए, सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करें तो कम से कम 13 ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 16 ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 21 ज़्यादा 34। पेशावर में कम से कम 14 ज़्यादा 24 और कोयटा में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में और पेशावर में बादल हैं और बाकी हर जगह पर सूरज चमक रहा है। ये आज का मौसम, ये आज का मौसम है। अच्छा, मेरे तो फोन में आ रहा था कि आज कहीं बारिश की प्रेडिक्शन भी है, तो इस्लाम, जाहिर है मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो मैं इस्लामाबाद की बात करूंगा सबीन, लेकिन बहरहाल सिंध की बात भी कर लेते हैं कि वहाँ पर बादल बरसे हैं। अच्छा, लाड़काना हो या वहाँ के गिरदनवाह के इलाके हो, वहाँ पर भी बादल बरसे हैं और गरज चमक के साथ बारिश जो हुई, तो नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए हैं, तो वहाँ पर ये मसला भी है। मीरपुर माथेलो, यहाँ पर भी बादल बरसे, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई और महकमा मौसमियात की वस्ती पंजाब, KP और इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। अच्छा, मेरा फ़ोन ठीक बता रहा था। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। अब चंद जगह पर बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर अगर नहीं हो रही, जहां पेशगोई की है कि ज़रा आने वाले भी घंटों में हो सकता है। लेकिन कराची वाला हाल नहीं होना चाहिए, सिंध वाला हाल हम नहीं देखना चाह रहे होते कि बाकी इलाकों में भी ये हालात हो। तो अच्छा ये है कि मैनेजमेंट जो है वो आगे बढ़े और पहले से ही इंतजामात कर ले। बाद में ये मत कहे कि जी ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा। तो अवाम अब ज़ाहिर है ये नहीं सुनना चाहती, वो हल सुनना चाहती है। बिल्कुल ऐसी है। अभी प्रोग्राम में आगे चलकर हम एक सवाल उठाएंगे और वो सवाल ये है कि आज कहीं पर बारिश होना पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको जवाब मालूम है तो मैं व्हाट्सएप कीजिए, हम आगे चलकर उस पर एक सेगमेंट भी करने वाले हैं कि आज कहीं और पर बारिश पाकिस्तान के फेवर में है। कैसे इस पर करेंगे बात आगे चलकर, कुछ और खबरें शामिल करते हैं।
तेज गाड़ी चलाने का शौक कई लोगों को होता है, आपको तो खैर मुझे पता नहीं है। आप मुझे नहीं है, मैं बहुत सेफ ड्राइव करती हूँ जी, और किसी को ड्राइव भी नहीं करने देती। मैं रूल्स फॉलो करती हूँ, बिकॉज अगर फास्ट लेन की बात करें उसमें अगर 80 स्पीड लिमिट है तो मैं 80 पर ही रखती हूँ। और फिर जाहिर है उसमें किसी को रास्ता देने का मतलब ये है कि आप उसको एक तरह से सपोर्ट करें। जैसे फास्ट लेन में स्पीड लिमिट 80 होती है? 80 होती है, 120 नहीं? 120 नहीं होती, मैं हाईवे की बात कर रही हूँ। अच्छा? जी एग्जैक्टली 120 नहीं होती? 80 होती है, मुझे इतना पता है कि 80 60 और उसके बाद 40 होती है। 120 नहीं होती? मुझे इतना ही पता। आप अब ये 120 पे चलाते हैं गाड़ी, इसलिए पूछ रहे हैं बार बार। शोएब की ड्राइविंग से तो तौबा तौबा तौबा। 120 नहीं? जी नहीं। आखिरी फैसला? हाँ, मैं मोटरवे पे चलाने की बात कर रहा था ना। अच्छा ओके। 120 वहां चलाता हूँ, जहाँ ट्रैफिक ज्यादा होगी वहां मैं कैसे 120 पे चलाऊंगा, वहां मैं उसी हिसाब से चलाऊंगा। एनीवेज ये बात तो किधर ले गई आप? क्रोएशिया की बात हम कर रहे थे। यहाँ के एक ड्राइवर ने तेज कार चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। माहिर ड्राइवर है और उन्होंने अपनी गाड़ी रिवर्स में चलाई है और 275 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाई है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। नाम दर्ज होना ही था, रिवर्स में गाड़ी चलाई है, वो भी इतनी स्पीड में। तो वैसे गाड़ी अच्छी है, गाड़ी अच्छी है, ड्राइवर भी बहुत अच्छा चलाने वाला, मतलब गाड़ी का तो हाल जो होना था। छोड़े सारी बातें, शूट कितना अच्छा हुआ है। एग्जैक्टली, ड्रोन शॉट भी है। उन्होंने रिकॉर्ड बनाना था, उन्होंने मतलब अच्छे से उन्होंने प्लान किया पूरा शूट, लेकिन वेरी रिस्की जी। आप वैसे रिवर्स में कैसी हैं? रिवर्स अच्छा करती है गाड़ी? मैं अच्छा करती हूँ जी जी, रिवर्स मैं बहुत अच्छी गाड़ी रिवर्स सच बताएं, लड़कियां अच्छी ड्राइवर्स हो सकती हैं, ये सब मेरी बात सुन लें। ये मैं सही बता रही हूँ। जब मर्द हजरात है ना, ये हमेशा कहते हैं अगर कोई गाड़ी आगे पीछे जा रही होती है ना रोड पे तो कहते हैं ये तो खातून ही चला रही होगी। अब इस माइंडसेट से हम सबको बाहर, लड़कियां अच्छी ड्राइवर्स हो सकती हैं। आप ये मुझे बताएंगे कि आप अच्छी ड्राइवर है कि नहीं है, कि आपको भी बातें सुनने को मिलती है कि अच्छा कोई आहिस्ता चला रहा है या कोई अच्छे से नहीं ड्राइव करा तो कहा जा रहा है तो लड़की, ये तो लड़की चला। अगर आप ये सोच रही हैं मर्दनुमा बंदा बैठा, मतलब मर्दनुमा बंदा नहीं, मर्द बैठा होगा। पॉइंट है कि खातून थोड़ी है कि मैं अच्छा ड्राइव नहीं करती, वो तो ये कि अच्छा ड्राइव करती है, वो करती है वैसे अच्छा ड्राइव। बढ़ते हैं आगे। प्यारे प्यारे और क्यूट से बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते? तरह सबको अच्छे लगते हैं बच्चे, वैसे क्यूट होते हैं, प्यारे प्यारे से होते हैं, शरारती से होते हैं और हम सब जो है वो शरारतें करते हैं, बच्चों से बड़ा प्यार कर रहे होते हैं। मगर इन बच्चों से अगर डॉल्फिन्स भी प्यार करने लगे तो फिर आपको होती है हैरत, और ऐसा ही कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वायरल वीडियो है, एक्वेरियम में तैरती एक डॉल्फिन जिस तरह से वो नज़र आ रही है और जैसे उसके पास एक बच्ची खड़ी है, उसको देखकर उसके करीब रुक जाती है और ऐसा लगता है जैसे उससे बातें करना चाहती है, और बच्ची भी डॉल्फिन को देखकर बहुत खुश नज़र आ रही है और उससे बातें करना चाह रही है, बल्कि मुझे तो लगता है बातें कर रही है। There you go, इतने पास जाके। Exactly, देखिए ये होता है कि आप कनेक्ट कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो हाथ हिला हिला के उससे बात कर रही है। मैं बच्ची को ज्यादा देख रही हूँ, मैं डॉल्फिन को बाद में देख रही हूँ कि दोनों बातें कर रही हैं। वो किस तरह से कनेक्ट कर रही है। वाह भाई वाह, क्यूट। अच्छा बच्चे देखिए, बच्चे सबको ही प्यारे लगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, शरारतें करते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन ये तो बड़ी ही क्यूट सी फुटेज थी। बढ़ते हैं आगे। अब खतरनाक किस्म के करतब की अगर हम बात करें, आपने भी देखे होंगे कई खतरनाक किस्म के करतब, लेकिन हजारों फीट बुलंद जहाज के परों पर किसी मन चले का तमाशा ये नहीं देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो हम आपको ये सनसनीखेज मनाजिर दिखाने जा रहे हैं। ये भी वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। नौजवान को आप देख सकते हैं जिसने तैयारों के परों पर खुद को रस्सी से बांधा और जमीन से हजारों फीट बुलंदी पर उड़ते जहाज पर करतब दिखाने लगा। दिस इज स्कैरी, वेरी वेरी स्कैरी। आई मीन ये कैसे कोई कर सकता है? करतब जरूर है, हम दिखा जरूर है, लेकिन ये बहुत रिस्की है। अच्छा वो मतलब मुझे देखकर मुझे हाइट फोबिया नहीं है, लेकिन ये देखकर मुझे हाइट फोबिया से फील होना शुरू हो गया कि ये खुदा न खास्ता। अब ऑब्वियसली उन्होंने आई एम श्योर के सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल जरूर रखा होगा। सिर्फ रस्सी नहीं, एक स्टूल भी बांधा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है वो बिल्कुल उस पे बैलेंस कैसे किया होगा। मतलब अगर रस्सी भी हो तो किस तरह से, तो उन्होंने तो एहतियाती तदबीर मेरे ख्याल सारी बरती होंगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक जरा सी कोताही जो है वो आपको ऑब्वियसली एक रिग्रेट में डाल देती है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन चलें ज़ाहिर है एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जी ये। बढ़ते हैं आगे। पेरिस की बात करते हैं जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट के हैट समेत 20 अशिया नीलामी के लिए पेश की जा रही हैं। गन्स भी हैं, तलवारें भी हैं, कई दीगर बेशकीमत चीज़ें शामिल हैं। नेपोलियन का एक हैट भी है और इस हैट की कीमत का तखमीना 6 से 8 लाख यूरोज लगाया गया है। नेपोलियन के पास हम सब जानते हैं कि 120 टोपियां थी, लेकिन उनमें से एक भी किसी आम शख्स के पास नहीं है। सभी मुख्तलिफ अजायब घरों में मौजूद हैं और यही वजह है कि इस नीलामी में लोगों की खास दिलचस्पी पाई जा रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की तारीखी टोपी अपने घर ले जाने का एजाज़ हासिल कर सकें, जो कि अदरवाइज तो तमाम टोपियाँ जो हैं वो
म्यूजियम्स में ही हैं। तो ये पहली बार चूँकि नुमाइश के लिए पेश की गई है, रादर नॉट जस्ट नुमाइश, नीलामी के लिए पेश की गई है। एग्जैक्टली तो लोगों को बड़ा शौक होता है ऑब्वियसली खरीदने का भी, जिनके पास लोग खरीद जिनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो इतने $million की चीज़ खरीद सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखिए इन चीज़ों की अपनी इंपॉर्टेंस है। एब्सोल्युटली। बढ़ेंगे आगे, इससे पहले कि दीगर सेगमेंट्स की तरफ जाएं, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरारे शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। आज मुल्क भर में शायर मशरक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश नहायत अक़ीदत से एहतराम से मनाया जा रहा है। जब उनकी शख्सियत की बात करते हैं, कई जहते हैं उनकी, सियासत, फ़लसफ़ा, सूफ़ीज़म, शायरी, जिस दुनिया में अपने अनमिट नक़ूश को छोड़ गए, अपनी फ़िक्र से एक ज़माना मुतासिर कर गए और अभी तक मुतासिर कर रहे हैं। इकबाल का फ़िक्री एहसासा और शायरी हर उम्र, हर तबके के लिए, हर दौर के लिए एक पैगाम की सूरत है। लेकिन जब उनकी फ़िक्र की बात करें, फ़लसफ़े का जिक्र करें, तो हम देखते हैं कि उनकी सोच का जो महवर है वो नौजवान है। अपनी शायरी से नौजवानों की तरबियत करने, उनमें नई रूह फूंकने की कोशिश वो करते रहे हैं। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दानिश्वर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो चाहेंगे कि अल्लामा इकबाल की शख्सियत और इनके फ़िक्र फ़न के बारे में हमें बताइएगा। तारीख में किस मकाम पर खड़े हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, इस दुनिया में जितनी भी बड़ी तब्दीलियां आई हैं, जब भी एक पूरी तहरीक शुरू हुई है जिसके नतीजे में कुछ मार्ज़े वजूद में आया है, तो उसके पीछे हमेशा एक फ़िलॉसफ़ी होती है, उसके पीछे एक मुफ़क्किर होता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की जो फ़िलॉसफ़ी है, उस फ़िलॉसफ़ी की बुनियाद एक ऐसा नौजवान है जो अल्लाह के हुक्म पर कारबंद है, नबी के तरीके पर कारबंद है, लेकिन उसका डोमेन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका अपना घर, उसका अपना इलाका, अपना मुल्क, अपनी दुनिया, सिर्फ उसका डोमेन ये नहीं है, बल्कि उसका डोमेन पूरी कायनात है। जो एक आफाकियत एक इंसान को अल्लाह ताला ने दी है कि एक इंसान का जो 5 फुट 8 इंच का एक इंसान है और जो लिमिटेड टाइम के लिए इस दुनिया में आया है, वो इतना अहम है और इतना मुअस्सर है कि उसका असर पूरी कायनात के अवामिल के ऊपर हो रहा है। ये वाला जो कॉस्मिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को की एग्जीक्यूशन को किस तरीके से डिवाइन इल्म के साथ जोड़कर नौजवान की तरबियत की जाए, ये उनका आफाकी मैदान है। जो उनकी शायरी है वो उनकी फ़िलॉसफ़ी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जो कि हम उसको इस्तेफादा कर सकते हैं। जो फ़ारसी की उनकी शायरी है वो फिर थोड़ा सा और ज़्यादा है, लेकिन जो असल थॉट है उनकी, वो उनके फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ हैं जिसकी बुनियाद पर एक इंसान की तश्कील करना था जो कि यानी इस्लाम के पैराडाइम में रहते हुए पूरी कायनात का दूल्हा हो। तो ये मुख्तसरन मैं आपको बता सकता हूँ कि उनकी फ़िलॉसफ़ी का ये क्रक्स ऑफ हिज फ़िलॉसफ़ी इज़ दिस। और डॉक्टर साहब, अगर हम आज के दौर में इस पर गुफ्तगू करें कि जब हम बात अपने असलाफ की करते हैं, जब बात हम इकबाल की कर रहे हैं, तो मेरा एक बुनियादी सा सवाल है डॉक्टर साहब, मेरी पहचान क्या है? क्या मेरी पहचान इकबाल है या मेरी पहचान मेरा आज का ये हाल है? जी बिल्कुल। जो फिलोसोफर होता है ना, उसकी लिमिटेड और एक ज़माने पर महदूद उसका स्कोप नहीं होता। अल्लामा इकबाल ने अपने फ़लसफ़े में, अपनी शायरी में जहाँ असलाफ का जिक्र किया है, वो एक गाइडलाइन के तौर पर और एक सर्च लाइट के तौर पर जिक्र किया है। इकबाल ये चाहते हैं कि जो हमारे असलाफ ने पेडिस्टल बनाया था, उस पेडिस्टल से आगे इसके नौजवान को जाना है। बिल्कुल। बदकिस्मती से हम अल्लामा इकबाल से हमारा ताल्लुक 9 नवंबर को कुछ प्रोग्राम करने, कुछ जलसे करने, कुछ थोड़े से बयान देने और अल्लामा इकबाल की वो शायरी जो हमारे छोटे जहन के हिसाब से हमें समझ में आ सकती है, चंद शेर, शिकवा जवाब शिकवा, खुदी को कर बुलंद इतना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यहाँ तक ही महदूद है। इसीलिए इकबाल के ऊपर जो रिसर्च हो रही है, वो रिसर्च शायद कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि इकबाल की शख्सियत के वो जहत हैं। मैं ये कह रहा था कि बदकिस्मती से हमने सिर्फ इस सेरिमोनियल और इसको ही सिर्फ पकड़ के रखा, मगर इसकी बुनियाद पर हमारी नेशनल पॉलिसी में नौजवान की तरबियत का कोई प्रोग्राम कभी नहीं बन पाया। डॉक्टर साहब, हमारे लिए तो सिर्फ
एक छुट्टी का दिन हो गया ना, यही तो हम पहले भी देखते हैं, और अब जब छुट्टी खत्म हुई फिर दोबारा छुट्टी का आगाज। तो 9 नवंबर क्या है, अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश और आज छुट्टी है, इससे आगे नहीं बढ़ पाए। जी, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जिसका हमें बहुत सख्त नुकसान हुआ है। बिल्कुल नुकसान इस तरह हुआ है कि जब पाकिस्तान को बनाया गया तो जिस बेस पर पाकिस्तान बनाया गया वो पूरी दुनिया में उससे पहले कभी इस किस्म की कोई फिलॉसफी किसी मुल्क के बनाने के लिए यानी जनरेट नहीं की गई। और वो ये थी कि मुसलमान कौम, जो कौम की डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या किसी भी डिक्शनरी में लिखी हुई है, वो ये है कि कुछ लोग जो एक जबान बोलते हों, एक जगह पे रहते हों, उनका तहजीब और तमद्दुन एक तरह का हो, तो वो एक कौम है। लेकिन इकबाल ने ये कहा कि नहीं, हमारे पैराडाइम के अंदर हर वो शख्स जो कलमा पढ़ता है वो एक कौम है, चाहे वो बंगाली बोलता है, चाहे वो चाइनीज बोलता है, चाहे वो कहीं और रहता है। तो फासले इसकी और एक जोग्राफियाई हदबंदी इसका मेयार नहीं है। अब ये इतनी हैरत अंगेज बात है कि आप डिक्शनरी को चेंज कर रहे हैं, आप एक मुरवजा कानून को चेंज कर रहे हैं। इकबाल की फिलॉसफी में अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया था कि हम इसको प्रूव कर सकते, अगर हम इसको, और हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमें एक जगह मिल गई, लेकिन बदकिस्मती से शायद हम एक आज़ाद मुल्क हमें मिल गया, लेकिन उसके बाद भी यही हुआ कि हम अपनी ही धुन में लगे रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि अल्लामा इकबाल ने हमारे लिए क्या छोड़ा, और वो शायरी जो थी वो किस तरह से अभी हमारे हालात बदलने के काम आ सकती थी, जिस तरह से उस वक्त के हालात बदलने में वो शायरी, वो फ़लसफ़ा काम आया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कौमी हीरो से, जिन्होंने चीन में एशियन गेम्स जो हैं उनमें गोल्ड मेडल है, पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। बिल्कुल जी, हम बात कर रहे हैं हैदर अली की, जिन्होंने डिस्क थ्रो मुकाबले में सबको हरा दिया। हैदर अली ने इस इवेंट के लिए 5 साल दिन रात मेहनत की और वसाइल की अदम दस्तयाबी को आड़े नहीं आने दिया। ग्राउंड जब खराब था तो उन्होंने घर में प्रैक्टिस शुरू कर दी और अकेले खेलते थे ताकि अपने मकसद से पीछे ना हटे और जीत उनका मुकद्दर हो। हैदर अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हैदर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हैदर, एशियन पैरा गेम्स की अगर बात है, ये सफर कैसा रहा मेडल जीतने का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे मौका दिया था, मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी, जैसा कि मेरा जो होम टाउन है वो गुजरांवाला है। गुजरांवाला में एक भी ऐसा कोई ट्रैक या ग्राउंड नहीं है जहां पर मैं डिस्कस थ्रो की ट्रेनिंग कर सकूं। और दूसरा, हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी मसाइल है कि इतनी ज़्यादा उस तरह की सपोर्ट नहीं होती जिससे मतलब के बंदा आसानी से अपने घर में ट्रेनिंग कर सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, मतलब वो उस तरह के यहाँ पर जिम नहीं है, ट्रैक नहीं है। लेकिन देखें, इन सब मसाइल के बावजूद भी आप वहां तक पहुंच गए, गोल्ड मेडल आपने हासिल किया। तो अपने शेयर करें, क्या ऐसा साथ थे जब आपको गोल्ड मेडल मिला? फिर होता है ना कि सबसे पहले आप कॉल करते हैं घर में किसी खास को, तो वो किसको कॉल सबसे पहले कर बताया कि मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया है? जी, एक तो जब मैं जीता था तो मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह ताला का लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने मुझे ये मेडल जीतने की तौफीक दी। दूसरा, सबसे पहले मैंने अपने वालिद साहब को मुबारकबाद दी थी, क्योंकि मेरी कामयाबी का सबसे ज्यादा जो क्रेडिट है मेरे वालिद साहब को ही जाता है। और हैदर, इसके अलावा आपको इनाम का भी ऐलान किया गया है हुकूमत की तरफ से कि आपको 20 लाख रुपए का जो है वो इनाम दिया जाएगा। कितनी खुशी हो रही है? ऑब्वियसली खुश तो जरूर होंगे, लेकिन कैसे खर्च करेंगे ये 20 लाख रुपए? क्या प्लान है? जी, खुशी तो काफी हो रही है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में जाहिर गाले बंदा जब मेडल जीतता है तो यही उसकी ख्वाहिश होती है कि हुकूमत उसकी हौसला अफजाई करे और उस हौसला अफजाई में कैश अवार्ड हो। तो बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्पोर्ट्स है वो बड़ी मतलब मुश्किल से मेंटेन करना पड़ती है। उसके लिए डाइट, फिटनेस, मतलब के काफी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं जो पूरी करनी होती हैं, तो जो सिर्फ पैसे से ही होती हैं। तो मैं पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए ये अनाउंसमेंट की है। और हैदर, अपना ट्रेनिंग शेड्यूल तो शेयर करें। आपने इससे पहले जरा मसाइल की बात भी की थी, वसाइल की कमी का जिक्र भी किया था। ट्रेनिंग कैसे करते हैं, रूटीन क्या होती है?
जी, एक तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं पाकिस्तान वापडा का एम्प्लॉयर हूँ। पाकिस्तान वापडा का मुझे मतलब जो मेरी पे आती है वो मैं अपने ऊपर लगाता हूँ। उसके अलावा ट्रिपल एसोसिएट है जो मुझे सपोर्ट करती है, और नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है जो हमें ये प्लेटफॉर्म देती है इंटरनेशनल इवेंट के। और इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि मैं गुजरांवाला में रहता हूँ। गुजरांवाला में ऐसा कोई ट्रैक ही नहीं है, टाटन या कोई ग्राउंड ही नहीं है जहाँ पर मैं डिस्कस थ्रो कर सकूँ। तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात करना पड़ती है, मुझे खुद ही अपना ग्राउंड तैयार करना पड़ता है। और खास तौर आपको पता है कि हमारे इधर पाकिस्तान में ज्यादा क्रेज क्रिकेट का है, तो फर्स्ट टाइम लड़के क्रिकेट खेलने आ जाते हैं, जब तक वो जाए नहीं तब तक मैं अपनी गेम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी गेम वो थ्रो करनी होती है, तो ये बड़ा डर होता है किसी को लग ना जाए। और जब तक मैं उनका इंतजार करता हूँ तो धूप सर पे चढ़ जाती है, यानी 11-12 बज जाते हैं। तो सबसे ज्यादा तो मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी मर्जी से ट्रेनिंग नहीं कर सकता, और उस तरह की मतलब वसाइल नहीं है जैसे दूसरे मालिक में हमने देखा है कि उनके पास टार्टन ट्रैक है, इंटरनेशनल कोचेज है, इक्विपमेंट ऐसा है इंटरनेशनल लेवल का जो जिम में यूज होता है। हमारे वो इतनी ज्यादा सहूलतें नहीं है इधर होम टाउन गुजरांवाला में, तो ये सबको बस लेके चलना पड़ता है, गुजारा ही होता है, लेकिन उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं होती। बिल्कुल हैदर, ज़ाहिरा वसाइल जब नहीं होते तो ट्रेनिंग करने में मुश्किल होगी, ट्रेनिंग करने में मुश्किल होगी तो ज़ाहिरा आप अपना टारगेट उस तरह से अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप घबराए नहीं हैं और आपने अगले टारगेट्स भी आई एम श्योर सेट कर लिए होंगे। अगले गोल्स क्या हैं, क्या टारगेट सेट किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो अभी हंगजू में मैंने क्वालिफाई कर लिया है, जो पेरिस में पैरा ओलंपिक्स हो रही है नेक्स्ट ईयर, तो इंशाल्लाह अगला यही टारगेट है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान का झंडा और तराना उस मुल्क में पूरी दुनिया के सामने लहराऊं और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। ज़रा पैरा ओलंपिक्स तक जाने की ख्वाहिश भी थी आपकी, आप जा भी पाएंगे इंशाल्लाह। आखिर में ज़रूर चाहेंगे कोई पैगाम जो आप देना चाहते हो जो सुन रहे हैं आपको इस वक्त? जी, मेरा एक तो ये मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने गोल्ड मेडल जीता है, एक वाहद एक एशियन गेम है, ये सिर्फ मेरा अकेले का गोल्ड मेडल है, इसके अलावा बाकी और कोई गोल्ड मेडल नहीं है। मेरा 2 ब्राउन्स है या 3 है। तो मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से और बाकी पाकिस्तान वापडा बाकी इदारों से कि मेरी हौसला अफजाई की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा जो नेक्स्ट इवेंट आ रहा है उसके लिए मैं अच्छे से ट्रेनिंग कर सकूं। उसके अलावा पाकिस्तान इतने ब्रांड्स हैं और हम भी चाहते हैं कि कोई ब्रांड्स हमें स्पॉन्सर करे और हमारे साथ तावन करे, ताकि हम मजीद अच्छी ट्रेनिंग करके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। क्योंकि वहां एक एथलेटिक्स इवेंट है जो पूरी दुनिया में खेला जाता है, ये 190 कंट्रीज में खेला जाता है। जो अभी नेक्स्ट इवेंट आना है उसमें 190 कंट्री ने पार्टिसिपेट करना है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा झंडा, हमारा तराना पूरी दुनिया के आगे लहराया जाए। वो सब आपकी स्पोर्ट्स से ही होना है, तो आप साथ मेरे साथ सपोर्ट करें ताकि मैं मुल्क का नाम और ज्यादा से ज्यादा रोशन कर सकूं। बिल्कुल हैदर, आपकी ये सारी बातें बजाएं, बिकॉज अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाकर कम्पीट कर रहे हो तो और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मेडल कोई भी आपका एथलीट जीत कर आए, तो उसको वो फैसिलिटीज़ देना बड़ी ज़रूरी होती है, वो सपोर्ट देना बड़ी ज़रूरी होती है। अदरवाइज जाकर कम्पीट करना, हमेशा कहते हैं कि हमारे एथलीट्स जो है वो जाते हैं, वो जीत कर आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या स्ट्रगल होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं, उस पर कोई गौर नहीं करता और उनको उस तरह की सपोर्ट ज़्यादातर नहीं भी दी जा रही होती। बहुत शुक्रिया हैदर, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो या फिर एनुअल एग्जामिनेशंस हो, क्या आप भी बच्चों के रिजल्ट से परेशान होते हैं? किसी एक रिजल्ट में यानी किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स का कम आना या टीचर का किसी बात पर आपको आपके बच्चे की शिकायत लगाना, आप करते क्या हैं? क्या परेशान हो जाते हैं, बच्चे को डांटते हैं, सॉल्यूशन कैसे उसका ढूंढते हैं? ये है हमारा आज का मौजू और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब बात बच्चों के ज़ाहिर है वालिदैन पर सबसे पहली जिम्मेदारी, फिर ज़ाहिर है उस्ताद पर भी जिम्मेदारी, स्कूल पर भी जिम्मेदारी आती है, कैसे उस मसले को डील किया जाता है। तो आज हम इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, वजिया हमारे साथ मौजूद हैं। वजिया ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वजिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे पेरेंट्स रिलेट भी कर रहे होंगे इस वक्त, बच्चे बहुत सारे रिलेट कर रहे होंगे। स्पेशली आप हमें कॉल ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे के रिजल्ट से परेशान हैं और फिर स्कूल से भी सेटिस्फाइड नहीं है, और टीचर हैं अगर आप और आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपने बच्चे को और फिर पेरेंट्स को कन्वे क्या करना है और उनको डील किस तरीके से करना है, तो हमें ज़रूर कॉल करें, आपके मसले को हल करने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। वजिया, अब ये जो एक माइंडसेट है, एक मुझे तो एक अपना दौर याद आता है जहाँ पर हम शायद इतने एलीट स्कूल्स में हम नहीं पढ़े, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी जो कि अब है अवेयरनेस। किस तरह से उस ज़माने में बच्चों को डील किया जाता था, तो अब दौर बदलते हुए किस तरह से बच्चों को स्कूल में डील करना चाहिए?
अच्छा, यहाँ मैं ऐड करूँगी कि पेरेंट टीचिंग का मकसद पहले हम समझें कि ये होती क्या है। ठीक है, पेरेंट टीचिंग का पर्पस ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं और टीचर जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट करें कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेसेस हैं और उन पे कैसे काम करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिस तरह के केसेस मैं देख रही हूँ, यहाँ पे ब्लेमिंग गेम चल रही होती है। टीचर जो हैं वो पेरेंट्स पे डाल रहे होते हैं कि हम क्या करें, घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, और जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल पे डाल रहे होते हैं कि आप तवज्जो नहीं देते हैं, या इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है तो उसमें टीचर एक है। सो ये क्या है, ब्लेमिंग आ जाती है जिसमें आपके अंडरस्टैंडिंग की बजाय, लॉजिकल होने की बजाय आप इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि फिर ऑब्वियसली जब आप ऐसी मीटिंग से निकलते हैं तो टीचर भी डिस्टर्ब होती हैं और पेरेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं, और इस सारे का असर उस बच्चे पर पड़ता है डेफिनेटली, क्योंकि बच्चे का हल नहीं निकला ना। बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स का, अगर बच्चा छोटा है वो अपने हल नहीं निकाल सकता, बड़ा भी हो ना। पॉइंट इज कि पेरेंट टीचिंग मीटिंग हमेशा बच्चों के उसमें होती है। द पॉइंट इज कि इसलिए होती है कि बच्चे अपने इश्यूज को हैंडल नहीं कर सकते, वो अथॉरिटी फिगर में नहीं होते हैं, तो उनको पेरेंट्स और टीचर्स की जरूरत होती है। तो अच्छा, लेकिन वजह देखिए, हर बच्चा डिफरेंट है। आप जब स्कूल जाएं, और ज़ाहिर है ये मुश्किल होता है कि सब बच्चों के रिजल्ट एक जैसे हों, ये मुश्किल है कि सब बच्चों ने टॉप किया, बल्कि नामुमकिन सी बात है। अब ज़ाहिर कोई बच्चा होगा जो किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा होगा, दूसरे में वीक होगा, एक होगा वो तेज़ लिखता होगा, एक होगा वो बहुत प्यारा लिखता होगा, एक नहीं लिखता होगा। लेकिन ये जो हम अक्सर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में देखते हैं कि टीचर कहता है ये देखें जी, ये भी तो इसी क्लास का बच्चा या बच्ची है, इसकी हैंड राइटिंग देखें, ये भी तो इसी क्लास का बच्चा या बच्ची है, इसका रिजल्ट देख लें, ये भी तो डायरी लिख लेती है, ये भी तो तेज़ लिख लेता है, आपका बच्चा या आपकी बच्ची क्यों नहीं कर रहा। तो ये जो कंपैरिजन टीचर कर रहा है उसी क्लास में, ये कितनी गलत बात है? देखिए, ये सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कंपैरिजन की बात की ना, कंपैरिजन तो इट्स लाइक अ पॉइजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी फिगर है ना, और टीचर रोल मॉडल होते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि पेरेंट्स से तो फिर भी बच्चा कहीं ना कहीं इग्नोर कर लेता है बात को, लेकिन टीचर की बात को कभी भी बच्चा इग्नोर नहीं करता, और उसकी डायरेक्ट पर्सनालिटी पर इम्पैक्ट जाता है और बहुत बुरा जाता है। अगर टीचर ने वैसे भी कंपैरिजन कर दिया ना, तो बच्चा पूरा दिन इस कंपैरिजन में जाएगा और सेल्फ एस्टीम लो होगी, और उसको लगेगा कि मेरे में कमी है। अब वो मेरे में कमी है को ठीक करने की बजाय वो सेल्फ एस्टीम लो कर बैठेगा। एक कॉलर भी है, शमशाद है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं आपका अभी शो देख रही थी, एंड दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक, जिसके बारे में हमें जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज विद द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स एंड द टीचर्स, एंड मैं ऐसे ही एक इशू जो है वो हाईलाइट करना चाहूंगी कि पहले ये होता था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, वहाँ पे जब बच्चे जाते थे तो द टीचर्स यूज्ड टू स्कोल्ड देम। मेरी बेटी है हु इज वेरी वेल रिनाउंड स्कूल ऑफ हैदराबाद, वहाँ पे शी हैड सेम इशू विद द टीचर, एंड स्टिल इस इशू के बाद भी क्या हुआ कि व्हेन द टीचर वाज कॉट गिल्टी, स्कूल वालों ने टीचर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने मेरी बेटी का जो है सेक्शन वो चेंज कर दिया, एंड देन दे सेड कि ये हम लोगों ने बस सेक्शन उसका चेंज कर दिया है, अब द इशू इज रिजॉल्व। यू सी, इशू रिजॉल्व नहीं हुआ बिकॉज द सेम टीचर बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी वो वैसे ही डील करेंगी। तो व्हाट डू यू थिंक कुड बी अ सोल्यूशन टू सच काइंड ऑफ सिचुएशन? एंड स्कूल चेंज करना फॉर अ वर्किंग पेरेंट इज वेरी डिफिकल्ट। और शमशाद साहबा, स्कूल चेंज करने पर भी बड़े मसाइल, हमने कल परसों भी इस मौजू पर बात की बच्चों से मुतालिक, तो ये सुनने को मिला कि जब स्कूल चेंज किया तो बच्चे की कारकर्दगी बहुत ज्यादा मुतासर होगी इन अ नेगेटिव वे। तो स्कूल चेंज करना तो बिल्कुल हल नहीं है। इस पूरे इंसिडेंट्स को 1 साल हो गया है, एंड स्टिल माय डॉटर शी इज अंडर सो मच प्रेशर कि वो क्लास में ना टीचर्स के साथ जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर बिल्कुल। इस पर हम वजह से कमेंट भी लेंगे शमशाद, बहुत अच्छी आपने पॉइंट रेज किया। एक और कॉलर पे मिसेस ताहिर रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम। मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो ये सारा सिस्टम है नंबर गेम का, इसमें हम अपने बच्चों को बच्चा छोड़ते ही नहीं और उनको बिल्कुल ही हम मशीन बना देते हैं, जिसका उनकी साइकी उससे बहुत डिस्टर्ब होती है। कि जैसे मेरे घर में अगर 3 बच्चे हैं तो मैं एक दूसरे की मिसाल आपस में ही देना शुरू कर दूं, बच्चे चिढ़ते भी हैं इस चीज से बहुत ज्यादा, और बच्चे जो है ना उनका आप समझे कि आप बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो जो होता है एक्चुअली वो रहता ही नहीं है। मतलब आप वो बनाने की कोशिश करें जो वो बच्चा है ही नहीं, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस में, आपकी इमेजिनेशन में वो बच्चा जैसा आप उसको वो बना रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैंने अपने घर में भी 2 बच्चों का जब एक्सपीरियंस किया, एक बहुत ज्यादा ब्राइट है और दूसरा भी है, लेकिन अब मैंने उसका पहले वाले का जो है वो दूसरे के ऊपर इम्पोज करना छोड़ दिया कि ठीक है। बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि दोनों बच्चे डिफरेंट है ना, दोनों की एबिलिटीज डिफरेंट है, स्ट्रेंथ डिफरेंट है। वजह पहले मैं आऊँगा शमशाद साहिबा की कॉल पर, जो उन्होंने बात की कि
अगर एक इशू हुआ, टीचर वाज गिल्टी, देखिए गिल्टी कोई भी हो सकता है ना, गलती किसी से भी हो सकती है, इंसान खता का पुतला है, और अगर वो चीज़ सामने आ गई, प्रूव हो गई, तो फिर तो स्कूल को एक्शन लेना चाहिए। क्या तरीका है? सिर्फ बच्ची का सेक्शन चेंज कर दिया, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। अच्छा, ये हमारा राइजिंग इशू है, एक स्कूल का नहीं है ये, मोस्टली जो जितने ब्रांड्स के स्कूल हैं सब में ये इश्यूज रिपोर्ट हो रहे हैं, और उसमें इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप, जैसे हम बात करते हैं कि इतने सारे प्रोसीजर के बाद जब आप टीचर को हायर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलती के चांसेस नहीं है। पर्सनैलिटी के इशूज़ आप हमारे यहाँ कहाँ पर चेक करते हैं? हमारे तो डिग्रीज चेक कर रहे होते हैं, स्किल्स देख रहे होते हैं, एक्सपीरियंस देख रहे होते हैं, आपको क्या पता कि उसका क्या ट्रॉमा है, टीचर की अपनी क्या पर्सनालिटी है, क्या इश्यूज हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पेरेंट्स जो हैं कंप्लेन कर रहे हैं या आपको बच्चे में डिफरेंस नजर आ रहा है कि बच्चे की परफॉर्मेंस में इफेक्ट हो रहा है, तो आप टीचर के साथ बैठ के रेदर देन कि उसमें ब्लेमिंग करें या उसमें कोई आर्ग्यूमेंट हो, उसमें सोल्यूशन की तरफ। और ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, टीचर एक सजेशन देगी ना, ज़ाहिर टीचर ने बच्चे को जिस तरह ऑब्जर्व किया कि अच्छी आप इस पॉइंट पर अगर फोकस कर लेंगे तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। आप बताएं कि एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो गई, बच्चे की किसी वीकनेस को पॉइंट आउट कर दिया गया पेरेंट्स के सामने, पेरेंट्स ज़्यादा चाहते हैं ना कि उस वीकनेस पे काम करें, पेरेंट्स घर आके क्या करें, क्या स्टेप्स लें कि बच्चा डिस्टर्ब भी ना हो, चूंकि वो अगर कोई बात सुन लेगा कि टीचर ने शिकायत लगे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करे। इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला रेज करूंगी, पेरेंट्स डिस्टर्ब होते हैं। जब पेरेंट्स ये देखते हैं कंडीशन बच्चे की, मोस्टली जो क्लिनिक में पेरेंट्स आते हैं वो पहले कहते हैं कि हमने इतनी बातें सुन ली हैं, हम खुद पहले डिस्टर्ब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो पहली पॉइंट तो ये कि पेरेंट्स ने इस चीज़ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को थोड़ा देखना है, स्टेबिलिटी को देखना है, और ये चीज़ देखनी है कि इसका हल निकालना है। अब सोल्यूशन क्या है कि डेफिनेटली अगर बच्चे की वीकनेस पहले देखी जाएगी तो वीकनेस से ज़्यादा मैं हमेशा कहती हूँ पहले स्ट्रेंथ पे फोकस करें। जब आप बच्चे की स्ट्रेंथ दिखाते हैं, उसको फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वीकनेस का सोल्यूशन नजर आता है। लेकिन हमारे हम क्या करते हैं, फिक्स करने लग जाते हैं वीकनेसेस को, और स्ट्रेंथ जो है, जो ऑलरेडी बच्चे के प्लस पॉइंट होते हैं, वो भी पीछे चले जाते हैं। स्ट्रेंथ को हाईलाइट करें ताकि वो वीकनेस को ओवरशैडो कर सके। वीकनेसेस पे भी काम करना जरूरी है, लेकिन बच्चे को ये तो बताएं कि ये स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर है, वीकनेसेस बताने वाले तो सब होते हैं आजकल। टीचर्स का हाल देख लें। और मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगी, जैसे हमारे पास अगर कोई बच्चा है जिसकी राइटिंग के इशू है, तो उसमें हम ये नहीं कहते कि आप 1 घंटा बैठ के लिखो, पूरे पेजेस लिखो, हम उसको कहते हैं कि जो चीज़ आपको पसंद है, जैसे उसकी पॉजिटिविटी हम पहले हाईलाइट करते हैं, आप उसके बारे में बात करो, हम उसके एक्सप्रेशन पे वर्बली पहले काम करते हैं। द मोमेंट उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, वो लिखता है, और लिटरली लिखते हैं बच्चे, टाइम लगता है। यहाँ टीचर्स कहते हैं जी टाइमर लगा के बच्चे से 10 मिनट में लिखे, पनिशमेंट आ जाती है। इस तरह के जो रीइंफोर्समेंट है जो बहुत ज्यादा दी जाती है, ये बच्चे के सेक्शन को अलग कर दिया, ये भी पनिशमेंट ही है बच्चे के। और देखो कॉलर ने कितनी अच्छी बात की, हम बच्चों को मशीन समझना शुरू करते हैं। इंसान से समझ, हम उसको बच्चा तो समझते ही नहीं है, मेरे तो मशीन है, हमारे हिसाब से, हमारे स्टैंडर्ड्स है ना, जैसे ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हैं, इस तरह हमने पढ़ाई के हर चीज के हमने इतने मायार बना लिए कि जो उस पर फिट नहीं होता हम उसको लेफ्ट आउट फील करा देते हैं। बिल्कुल ऐसे। वजिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मौजूद जिस पर आज हम बात कर रहे थे। नाज़रीन, वक्त के खत्म, दोबारा मुलाकात कल करेंगे, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।